Hello and welcome everyone to Smart IS Foundation. You are watching daily current affairs session on environment and geography with me Raj Gaurav. I hope कि आप सबकी बिहू एंड बैसाख की छुट्टी बड़े अच्छे से मनी हो। इस बिहू बैसाख की छुट्टी में मैं भी माजुली आया था और बड़ा अच्छा मुझे सौभाग्य मिला माजुली आकर आवनी आते सत्र जाने का और बाकी प्लेसेस पर जाने का। एक देखो कोइंसिडेंस कितना अच्छा है। आज हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट सेशन की और माजुली वन ऑफ द क्लीनेस्ट, वन ऑफ द काम, वन ऑफ द पीसफुल एनवायरनमेंट में से एक मुझे लगा। माजुली के बारे में भी कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज के करंट अफेयर्स सेशन को अब हम रिज्यूम करते हैं, तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में वो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं कि इंडिया अब ग्लोबली थर्ड रैंक इंडिया ने अचीव किया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, हम इसके डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सेकंड होगा इंडियाज डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम COP 33 बिड। कुछ साल पहले खुद हमारे प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया था कि हम COP 33 की मीटिंग्स इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाएंगे, बट नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड कि ऐसा नहीं होने वाला है। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें। थर्ड टॉपिक होगा बैलेंसिंग फेथ एंड इकोलॉजी। रिसेंटली नर्मदा रिवर, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से बहती है, बाकी और एडजॉइनिंग स्टेट से भी हम उसकी बात करेंगे। वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म किया गया मध्य प्रदेश में और वहां से ये इशू अराइज हुआ कि जब आप कोई रिचुअल किसी रिवर के किनारे परफॉर्म कर रहे हो, राइट, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। अब हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिलीजियस फ्रीडम भी देता है, बट रिलीजियस फ्रीडम और वाटर कॉन्टेमिनेशन या पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, दोनों का एक प्रॉपर बैलेंसिंग कैसे पॉसिबल है, ये हम आज डिस्कस कर लेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। एंड फोर्थ टॉपिक होगा द डिसीजन ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट टू हैव बैन ओवर ओक ट्री कटिंग। अब ये ओक ट्री क्या है, इसके कटिंग से क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ये हमारे आज के सेशन का एजेंडा होगा। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए और जहां पर नेसेसरी हो वहां पर मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, इंडियाज रैंक थर्ड एट द ग्लोबल लेवल इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। दैट्स वेरी गुड, काफी बड़ी अचीवमेंट है हमारे पास कि इंडिया अब थर्ड नंबर पर पहुंच गया है। फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो फर्स्ट है चाइना, सेकंड है यूएसए। पहले जो थर्ड रैंक था ना वो ब्राजील का था, हमने ब्राजील को क्रॉस कर लिया, राइट। तो ब्राजील को क्रॉस करके अब हम ग्लोबली थर्ड रैंक पर पहुंच चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने में। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर पहले भी डीसीए और प्री सिक्योर के सेशन में मैंने डिस्कशन किया है। जैसे देखो यहाँ हमने अटैच भी कर रखा है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के बारे में इंडिया के और ज़्यादा जानना है तो आप जो 18 फरवरी का डीसीए लाइव सेशन है आप उसको भी रेफर कर सकते हो। दैट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड और वो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पर भी अपलोडेड है। ठीक है, आज अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इंडिया का रैंक थर्ड ग्लोबली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, बिकॉज यही वो मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री, जो कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करने, मेंटेन करने, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, नेशनल लेवल पर MNRE, ये इंटरनेशनल लेवल पर IRENA नाम की बॉडी के साथ मिलकर काम करती है। IRENA नाम की बॉडी की बात करें तो 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, राइट, एंड 2010 से ये एग्जिस्टेंस में या वर्क करना शुरू कर देता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, कई ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या समिट्स या फिर ऐसे एजेंसीज होंगी जिनका फॉर्मेशन 1-2 साल पहले होता है एंड देन दे कम इनटू एग्जिस्टेंस और दे कम इनटू फोर्स एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना है कि IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, बॉन कॉन्फ्रेंस 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, बट फिर फॉर्मल सिग्नेचर वगैरह करने के बाद इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2010। हेडक्वार्टर इसका मैस्डार सिटी अबू धाबी UAE में। अब IRENA का मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इसके मेंबर्स नेशंस होंगे उनके बीच सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज को सबसे पहले तो टैप किया जा सके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका यूज बढ़िया हो सके। इंडिया की हम स्टेटस की बात करें IRENA के साथ, तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ IRENA। एंड इंडिया एक तरफ IRENA का फाउंडर मेंबर है, दूसरे तरफ इंडिया थर्ड नेशन बन चुका है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। तो इसे ये देखने को मिलता है कि इंडिया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी सिंसियरली ले रहा है। बहुत अच्छी बात। IRENA कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, हालांकि अभी वो रिपोर्ट्स न्यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि कौन से दो रिपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। सो रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक नाम की ये जो दो रिपोर्ट्स हैं, इसको पब्लिश करने का काम IRENA करता है। आपको याद रखना है, आप जरा जाकर होमवर्क भी कर लीजिए। रिसेंट में जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स और वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट आई है, आप जरा उनके बारे में पढ़ें। कहीं पर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो। अब हम इंडिया में कैपेसिटी की बात करें, एक बार ध्यान रखना, अगेन मैं फिर से एक बार रेफर कर देता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने पहले बहुत सारे प्री सिक्योर DCA के सेशन में डिस्कस किया है। तो ये सेशन 18 फरवरी का सेशन काफी डिटेल में वहां मेंशन था, हम फिर से एक बार उसको ब्रीफली देखेंगे।
इंडिया में हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो 274.68 गीगावाट है, जिसको अलग अलग सेक्टर्स में इस तरह से ब्रेक किया गया है: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बायो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो सबसे हाईएस्ट आपको कहां पर दिखता है? सोलर एनर्जी में। और सोलर एनर्जी को भी हमने डीसीए 25 मार्च के सेशन में डिस्कस किया था, जहां पर हम एग्री फोटोवोल्टाइक सेल्स की बात कर रहे थे। देखो, ये जो पुराने सेशंस का रेफरेंस है ना, इससे एक चीज हमें समझनी है कि ये टॉपिक्स ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम ये न्यूज में आते रहते हैं। इसलिए आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप इन न्यूज को ना रिवाइज कीजिए, इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। सो ये इंडिया की अभी प्रेजेंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। राइट, ब्रीफली यहाँ पे इसके डिटेल्स मेंशन है। ज्यादा डिटेल के लिए आप प्रीवियस डीसीए सेशन को रेफर कर सकते हैं, जिनका रेफरेंस मैंने यहाँ दिया है। और क्यों इंडिया इतना अच्छा कर पा रहा है कि ग्लोबली थर्ड लेवल पर पहुंच गया? उसके लिए नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम, है ना। आप यहाँ स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हो, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, है ना। जीएसटी रिडक्शन करना, जीएसटी रिडक्शन देना। अब जब भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मान लो कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उनको जीएसटी में भी रिबेट दिया जाता है। उनके लिए जीएसटी पहले 12% था, अब 12% से कम करके कितना कर दिया गया? 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। कई टाइप के कस्टम ड्यूटी से उनको रिबेट मिलता है। तो पीएम कुसुम स्कीम्स हो गए, जीएसटी रिबेट हो गया, कस्टम ड्यूटी रिबेट्स हो गए। इन सब रिबेट से, इन सब स्कीम्स से एक्चुअली क्या होता है, इन सब स्टेप से क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है ना, वो इंडिया में बड़ी तेजी से ग्रो कर पा रहा है। अब आपके लिए जो राइट साइड में ये जो स्लाइड्स आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन के राइट साइड में, आप इनको अपने मेंस के आंसर्स में वैल्यू एडिशन में यूज कर सकते हो कि बाय यूजिंग दिस मेजर द गवर्नमेंट इज अचीविंग ग्लोबली रैंक थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये रहा आपके लिए प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पर इस सेशन में मैंने रेफरेंस डिस्कस किया था, क्योंकि डिटेल में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पहले भी सेशंस में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आज हमने रेफरेंस डिस्कस किया है कि अच्छा, इंडिया ये जो रैंक थर्ड पर पहुंचा है तो किस तरह से पहुंचा है। पीएम कुसुम को भी पहले मैंने आसाम प्रहरी के या प्री सिक्योर के सेशन में डिस्कस किया है। एग्री फोटोवोल्टाइक डीसीए में ही डिस्कस हुआ है। राइट, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो डीसीए के 18 फेब में भी डिस्कस हुआ है। तो आप इन सेशन से दोबारा रिवाइज कर लिया कीजिए। ठीक है। और ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये पहला प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, जिसके आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में करने हैं और सिंसियरली बनाना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या है। राइट, आज का सेशन सिर्फ सिंस लाइव नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। राइट, क्योंकि थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू है। तो कोई नहीं, तुम अपने आंसर ना कमेंट सेक्शन में कर देना, और उसके बाद मैं अगले सेशन से पहले इस सेशन के सारे आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि आप मैच कर सको कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है। सेकंड टॉपिक पर हम चलते हैं। सेकंड टॉपिक है इंडियाज डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम सीओपी 33 बिड। सीओपी 33, सॉरी, सीओपी के बारे में भी हमने डीसीए में पहले डिस्कस किया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि करंट अफेयर्स के लिए ना तुम्हें परेशान रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंसियरली डीसीए लाइव को, प्री सिक्योर को, आसाम प्रहरी को, राइट, इन सेशंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो आपकी करंट अफेयर्स की सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। हमने यूएनएफ ट्रिपल सी को डिटेल में डीसीए 1 अप्रैल वाले सेशन में डिस्कस कर रखा है। तो आज तो हम बस सीओपी 33 से विड्रॉल को डिस्कस करेंगे। यूएनएफ ट्रिपल सी को डिटेल में रिवाइज करने के लिए आप इस सेशन को रेफर कर सकते हो। ओके, आ जाइए। सीओपी 33 अब ये कहां पर होगा? पहले इंडिया ने तो बोला था कि भैया हम करवाएंगे। जैसे अभी रिसेंट वाला जो 2025 वाला सीओपी 30, वो कहां पर कंक्लूड हुआ? ब्राजील में। ये भी डिस्कस हुआ है डीसी सेशन में, हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ। जब सीओपी 28 में 2023 में जो दुबई में हुआ था सीओपी 28, वहां पर जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो उन्होंने वहां पर बोला था कि इंडिया इज विलिंग टू होस्ट सीओपी 33, जो कब होने वाला है? सीओपी 33 2028। पर अभी भारत ने डिसाइड किया कि नहीं भैया, हम इस इवेंट को नहीं ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो फाइनली अभी इवेंट कहां पर होगा, उसमें लग गया है क्वेश्चन मार्क। ओके। यूएनएफ ट्रिपल सी की अगर बात करें ब्रीफली, ये पहले डिस्कस हो चुका है, बट चलो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो यूएनएफ ट्रिपल सी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो काफी पहले 1992 को एग्जिस्टेंस में आती है। कब? जब रियो अर्थ समिट हुआ था, 1992 को इसको अडॉप्ट किया गया था, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1994। 1994 में ये एग्जिस्टेंस में, फोर्स में आता है। 1992 में अडॉप्ट किया गया रियो अर्थ समिट। मतलब काफी पहले, तुम में से कई लोगों के जन्म के पहले, हमारे जन्म के जस्ट कुछ समय पश्चात ही इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि भाई, अगर अर्थ को बचाना है, अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो भाई हमारी कुछ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को एटमॉस्फेयर में कंट्रोल कर सकेंगे। फिर उसके बाद इनकी एक ग्रुप बनी, जो हर साल दर साल मीटिंग करेगी, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाया गया। ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसके साल दर साल, एक साल के बाद नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके मीटिंग्स चलती है। इसी सीओपी की जो 33rd मीटिंग है,
2028 में होने वाली है, उसी की आज हम बात कर रहे हैं कि भारत इसकी अध्यक्षता, भारत इसकी प्रेसिडेंटशिप या इसका ऑर्गेनाइजशिप नहीं चाहता है। ओके। इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कन्वेंशन जो उसके बाद से आगे डेवलप हुआ, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट आते हैं। Kyoto Protocol and Paris Agreement. Again, these two topics, the Kyoto and the Paris Agreements, which are important from examination perspective, have already been discussed. ये डिस्कस किए जा चुके हैं आपके इस सेशन में, UNFCCC के जो सेशन DC अप्रैल 1 में मैंने लिया था वहाँ पर। तो मैं अगेन यहाँ पर फिर से इसको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि एक टॉपिक जब ऑलरेडी डिस्कस है तो वापस से दोबारा यहीं पर फिर सेम रिपीट करने का पर्पस नहीं है। आप उन वीडियोज़ में जाकर डिटेल में देख सकते हो, डेट्स भी तुम्हें मैंने बता दिया है। हम आ जाते हैं सीओपी होस्टिंग रूल्स पे, क्योंकि ये पिछले सेशन में डिस्कस नहीं हुआ था। हर सेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, जो तभी इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स में, उसको डिस्कस किया जाता है। तो पिछले सेशन में हमने UNFCCC का ग्रोथ डिस्कस किया था, फॉर्मेशन से लेके प्रेजेंट तक। आज हम ये बात करेंगे कि सीओपी की जो मीटिंग्स होती है, जो इनकी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको सीओपी बोलते हैं, ये एक्चुअली ना 5 ग्रुप्स में ग्लोब में डिवाइडेड होता है। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ये अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। तो ऐसे मेनली 5 ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है और डिसाइड ये किया जाता है दैट अ कंट्री फ्रॉम द डेजिग्नेटेड रीजन्स ऑफर्स टू होस्ट एंड दिस ऑफर मस्ट बी फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द सीओपी। कि सपोज मान लो आज इंडिया ने ऑफर किया, इंडिया के अलावा मान लो पाकिस्तान बोल सकता था या कोई भी दूसरा नेशन बोल सकता था, तो सिर्फ उनके बोलने से नहीं होगा कि हम मीटिंग होल्ड करना चाहते हैं। सीओपी फिर बैठ कर ये डिसीजन लेगी कि क्या उस देश को अध्यक्षता देनी है, प्रेसिडेंटशिप देना है कि नहीं देना है। क्योंकि जिस नेशन में यूजुअली होस्ट किया जाता है ना, प्रेसिडेंटशिप उसी को मिलती है, राइट? याद रखिएगा इस चीज को, द होस्ट कंट्री यूजुअली प्रोवाइड द सीओपी प्रेसिडेंटशिप। तो भारत ने पिछले बार तो बोला था कि हम होस्ट करना चाहते हैं, एक बार भारत ने किया भी है, वन एंड द ओनली टाइम सीओपी 8 मीटिंग 2002 में हुआ था न्यू दिल्ली में, जब दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साइन किया गया था। अब सीओपी 33 की जो मीटिंग होगी 2028 में, भारत ने उसके लिए पहले विलिंगनेस दिखाई, अब वापस कर लिया है। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट सीओपी होने वाले हैं जो 2026-2027 में होंगे। जैसे 2026 में सीओपी 31 होगा, कहां पर? टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया में। सीओपी 32 इथोपिया में होगा, होने वाला है। और सीओपी 33 कहां होने वाला है वो आगे देखा जाए। चलिए, इंडिया इस सीओपी 33 पे जाने से पहले अपने अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट कर रखा है, और इस अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को भी हमने डीसी अप्रैल के सेशन में डिस्कस कर लिया था। तो हर चीज आपके लिए अवेलेबल है स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर करंट से रिलेटेड। बस दिक्कत है कि आप उसको रिवाइज नहीं करोगे या नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत रह जाएगी हमेशा, इसलिए आप उसको रिवाइज करते जाइए। ओके, हम एक बार फिर से ब्रीफली इंडिया की नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो अपडेट करके बताया मार्च 2026 में, इंडिया ने क्या बोला कि हम नेट जीरो 2020 तक अचीव कर लेंगे, 2070 तक, 2070 तक वी विल अचीव आवर नेट जीरो कमिटमेंट। अब इस नेट जीरो कमिटमेंट पर जब हम बढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी विल रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ आवर जीडीपी बाय 47% बाय 2035। कि 2070 से पहले 2035 तक, 2035 तक हम लोग अपनी जीडीपी का जो एमिशन इंटेंसिटी है ना, कि हम अपने जीडीपी के कंपेरिजन में कितना ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कर रहे हैं, उसको 47% तक लेकर आ जाएंगे। इस चीज के लिए हमारा क्या है, 47% तक जो हम इसको कम कर रहे हैं, 47% तक जो लेकर आ रहे हैं, इस चीज के लिए हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, कार्बन सिंक, इन सब पे वर्क करेंगे। क्योंकि जब आप CO2 एमिशन को कंट्रोल कर रहे हो, 47% तक लाने की कोशिश कर रहे हो, देन ऑब्वियसली आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होगी। और जो ऑलरेडी CO2 एटमॉस्फेयर में है, या जो थोड़ा बहुत CO2 बाकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट होता है, उसके लिए हम कार्बन सिंक भी प्रिपेयर करेंगे, हम ट्रीज प्लांट करेंगे। इसके लिए भारत ने टारगेट रखा क्या, 3.5 to 4 बिलियन टन ऑफ CO2 सिंक बाय 2035। ये दोनों देखो, यहाँ पर भी मेंशन है, यहाँ इमेज में भी मेंशन था। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 60% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से 2035 तक। तो दो टाइप से टारगेट फिक्स किया गया आईएनडीसी में, है ना, अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखो इसको याद कैसे रखना है, पहले भी मैंने सिखाया था, आज फिर सिखा देता हूँ। नेट जीरो 2070 तक, पर 2070 में जाने से पहले 2035 एक बीच का पॉइंट रखा है। तो 2035 तक एमिशन इंटेंसिटी 47% तक कम कर लेंगे। उसके लिए बेस ईयर क्या है, 2005 लेवल, कि 2005 लेवल में जितना CO2 एमिट कर रहे थे ना, उसके कंपेरिजन में 47% कम जीडीपी इंटेंसिटी, ठीक है, एमिशन इंटेंसिटी। दूसरा, फिर 2035 तक हम 60% तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पावर इंस्टॉल कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे। और भारत इस डायरेक्शन में बड़ा अच्छा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी तक ही 52% क्रॉस कर चुके हैं।
इसका मतलब बहुत जल्द 2035 तक हम 60 या 70% भी क्रॉस कर जाएंगे। हाँ, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये लोगों के घर तक पहुंचाना ये एक बड़ा चैलेंज है, उसके बारे में हम कभी और आगे बात करेंगे। और तीसरा, इस चीज को अचीव करने के लिए फिर से 2035 का टारगेट क्या रखा गया कि 3.5 से 4.0 बिलियन टन ऑफ CO2 सिंक हम डेवलप करेंगे। CO2 सिंक कहने का मतलब कि हम ना पेड़ लगाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये नेचुरली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आपके घर में वो सिंक होता है ना बाथरूम के पास, या आप खाना खाया आपने डाइनिंग टेबल पर, हाथ धोने के लिए आपका आगे वॉश बेसिन में गए, तो वहां पे जब आप हाथ धोते हो तो वो जो गंदा पानी आपके हाथ से निकल रहा है जूठा है, वो कैसे सिंक डूब जाता है, राइट, है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है वो गंदा पानी को। तो उसी तरह ये जो पेड़ है ना, ये एक्सेस CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये हमारे नए अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसमें किस ईयर पे कितना परसेंटेज क्या रखने का टारगेट रखा गया है, ये आपको रिवाइज करना है। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने विड्रॉ क्यों किया। इंडिया ने क्यों बोला कि COP33 की जो मीटिंग है 2028 में होने वाली है, जिसके लिए पहले हम विलिंग थे, अब हम विलिंगनेस नहीं दिखाएंगे। उसके पीछे देखो कुछ रीजन है। एक तो पहला रीजन, ये मेंस में आपके बड़े काम आएगा। कैसे हम रीजन डेवलप कर सकते हैं कि पहला क्या, भारत स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। भारत जब ये देखता है कि अरे यूएस जैसे नेशंस और बाकी नेशंस जो बाकी दादागिरी तो छोड़ो, बाकी पहले के जो कमिटमेंट थे, पेरिस डील वाले कमिटमेंट थे या बाकी कमिटमेंट्स थे, WHO के कमिटमेंट्स है, उससे बाहर जा रहे हैं, तो हमको भी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हम क्यों भाई ऐसे COP या ऐसे मीटिंग्स का पार्ट बने जिससे कि हमारे ऊपर कमिटमेंट्स आए, बाइंडिंग कमिटमेंट्स आए। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा क्या है, अवॉइडेंस ऑफ द प्रेशर। COP33 की मीटिंग कब होने वाली है, 2028 में, और उसी 2028 में सेकंड ग्लोबल स्टॉक टेक भी होने वाला है। ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, ये देखो यहाँ पर समझिए, स्क्रीन के राइट साइड में नीचे बॉटम में आइए। ग्लोबल स्टॉक ग्लोबल स्टॉक टेक ना एक 5 ईयर एम्बिशन साइकिल है, ये भी UNFCCC से ही निकल कर आया है, जिसमें ग्लोबली डिफरेंट नेशंस ना अपने अचीवमेंट को बताने का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये बताने का काम करते हैं कि आगे उन्होंने कितना प्रोग्राम रखा है कि हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या नए काम कर सकते हैं। तो अगला जो ग्लोबल स्टॉक टेक है, पिछला वाला ग्लोबल स्टॉक टेक 2023 में बताया गया था। GST इसको शॉर्ट में बुला सकते हैं। यहाँ पे GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं, यहाँ GST का मतलब ग्लोबल स्टॉक टेक है। जो पिछला ग्लोबल स्टॉक टेक था, जो कि पहला था, वो 2023 में कंक्लूड किया गया। सब देश ने बताया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। अब उसके बाद इसका पीरियोडिक असेसमेंट 5 साल के बाद होगा, तो 5 साल के बाद 2023 के बाद कब, 2028। और 2028 में ही क्या होने वाला है, COP33 की मीटिंग। तो भारत क्या बोल रहा है कि ग्लोबल स्टॉक टेक 2028 में होगा, COP33 की मीटिंग भी 2028 में होगी। ये जो सब जो हमने ग्लोबल स्टॉक टेक फर्स्ट में जो हमने बताया था कि हम ये अचीव कर लेंगे, हम वो अचीव कर लेंगे, उसकी स्क्रूटनी होगी 2028 में। एक तरफ हम COP की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाएंगे, दूसरी तरफ हम ग्लोबल स्टॉक टेक का फिर से जो मॉनिटरिंग है, उसका पीरियोडिक असेसमेंट है, वो करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर पाना हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। इसलिए भाई हमको क्या करना है, हमको COP33 की प्रेसिडेंटशिप या उसका होस्ट नहीं करना है भाई, हमें नहीं होस्ट बनना है। दूसरा और क्या, द अपकमिंग 7th असेसमेंट ऑफ IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो 2029 में ड्यू है, वो 2029 के अराउंड होने वाला है। और यहाँ पर ना इंडिया के ऊपर फिर डोमेस्टिक बर्डन पड़ेगा कि आपने भाई जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कट का टारगेट रखा था, आप ये अचीव नहीं कर पाए हो। तो भारत पहले एक्चुअली, ये सब पॉसिबल रीजन है, देखो ये सब ना रीजंस फॉर विड्रॉल पॉसिबल रीजन है। तो भारत एक्चुअली क्या चाह रहा है कि पहले के जो कमिटमेंट्स हैं, उन कमिटमेंट्स को पहले फुलफिल कर दिया जाए, और फिर उसके बाद हम कोई नई मीटिंग्स को, क्योंकि जब भी ऐसे COP की मीटिंग्स होगी, नई मीटिंग्स 33 की हम बात कर रहे हैं, COP33 का, अगर कोई नई मीटिंग भारत ऑर्गेनाइज करेगा, अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करेगा, उसको प्रेसिडेंटशिप मिलेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ जाती है, राइट। उस केस में भारत ये नहीं चाहता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम एक इंटरनेशनल मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करें, और फिर हम कमिट कर दें, पुराने कमिटमेंट्स पूरे नहीं हमारे हो पाए, नए कमिटमेंट्स कर दें। उससे अच्छा है कि पहले के जो कमिटमेंट्स थे उनको ही फुलफिल कर दें। लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को प्लान कर रहा है, कब प्लान कर रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स को कम प्लान कर रहा है, 2030 में। अब वहां पर भी लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं, हालांकि उससे थोड़ा प्रॉफिट होने के भी चांसेस है। तो इन सब रीजंस के वजह से, इन सब पॉसिबल रीजंस की वजह से भारत ने विड्रॉ कर दिया कि हमको COP33 की मीटिंग नहीं चाहिए। और ये सब ना पॉसिबल रीजंस है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट इसको एक्सप्लिसिटली नहीं बोलती है, पॉसिबल रीजन है जो गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेटमेंट्स, अलग अलग अपडेट से मालूम पड़ता है। ये रहा इस पे बेस्ड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, इंडिया के अपडेटेड NDC गोल से रिलेटेड, जिसको मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया है और पहले भी DCA सेशन में एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, चलो थर्ड टॉपिक पर हम चलते हैं। थर्ड टॉपिक है बैलेंसिंग फेथ एंड इकोलॉजी। फेथ एंड इकोलॉजी को बैलेंस करना।
क्यों ये चीज़ न्यूज़ में रहा? क्योंकि रिसेंटली नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश में लोगों ने एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। कहाँ? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, है ना? चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, प्रीलिम्स में यूपीएससी या एपीएससी या बाकी एग्जामिनेशंस ऐसा नाम भी पूछ लेते हैं कि भाई अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ रिसेंटली नर्मदा रिवर पर एक रिलीजियस रिचुअल हुआ, जहाँ पर लोगों ने 11,000 लीटर्स ऑफ मिल्क नर्मदा नदी में पोर किया, है ना? जो अर्घ चढ़ाने का काम बोलते हैं ना, अर्घ चढ़ाया इस तरह से वहाँ पर। अब ये बात अच्छी है, चलिए लोगों का रिचुअल था, लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं कि इन इतना सारा मिल्क जो ऑफर किया गया नर्मदा रिवर के वाटर में, उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? यहाँ पर एक साइड में मैंने डिफरेंट रिवर्स नर्मदा के साथ-साथ यहाँ पर आप नर्मदा देख सकते हो। नर्मदा पर भी जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मैंने इस टेबल में मेंशन कर रखा है, और बाकी भी रिवर जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, इंडस, इन सारे रिवर से रिलेटेड भी जो ब्रीफ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी इस टेबल में मेंशन कर रखा है। आप भी अपनी तरफ से ज़रा इन रिवर्स का मैप खोल के इन रिवर्स से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशंस को इंटरनेट की हेल्प से या एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प से रिवाइज़ कर लो। ठीक है? चलो, अब हम आ जाते हैं नर्मदा रिवर में ये जो रिचुअल परफॉर्म किया गया, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल हो सकता है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो। सबसे पहले हम लीगल एंड एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। हम आते हैं आर्टिकल 21 पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिकल, फंडामेंटल राइट का पार्ट है जो कि राइट टू लाइफ को इंश्योर करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट से, जैसे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना, ये सारे पॉइंट्स मेंस के लिए याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो जब आप किसी नदी में जाकर कोई रिलीजियस रिचुअल कर रहे हो, किसी जंगल में जाकर कोई रिलीजियस या किसी भी टाइप का रिचुअल कर रहे हो, एंड इफ यू आर मेकिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट, मेकिंग हार्म टू दैट नेचुरल एनवायरनमेंट, तो आप ना दूसरे इंसान के राइट टू लाइफ को भी हार्म कर रहे हो। ठीक है? आर्टिकल 25 अब दूसरी तरफ आ जाता है, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ऑफ रिलीजन भी है। अब आर्टिकल 21 एंड 25 के बीच का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। हालांकि याद रखें कि आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है। वैसे एब्सोल्यूट तो बाकी आर्टिकल्स भी नहीं होते पूरी तरह से, बट आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है। ये आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ऑफ रिलीजन या फेथ देता तो है, बट आप उस केस में किसी दूसरे पर्सन के राइट टू लाइफ को थ्रेटन नहीं कर सकते। कि हम एक रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन में, वो हिंदुइज्म में हो, इस्लाम में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, बुद्धिज्म में हो, जैनिज्म में हो, और उसे किसी दूसरे इंसान के लाइफ को थ्रेट, राइट, बिकॉज देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक ऑर्डर का रिस्ट्रिक्शंस है कि पब्लिक ऑर्डर नहीं अफेक्ट होना चाहिए, मोरालिटी मेंटेन होनी चाहिए, हेल्थ नहीं किसी पर्सन का अफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर जब हम रिवर की बात कर रहे हैं ना, तो रिवर के हेल्थ के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? और दूसरे हम आर्टिकल 51 ए जी पर आते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी वाला सेक्शन है। यहाँ पर हर इंसान की ड्यूटी ये होती है कि वी इम्प्रूव, वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, जो कई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू अबेट द पॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू put some bans, in order to put some restrictions over those practices which may harm the healthy environment of nature, healthy environment of any water body or any such kind of forests. ये आपके लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हो गए। ठीक है, याद रखना है इनको, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को। अब हम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर आते हैं कि वहां पे जो दूध ऑफर किया गया उससे क्या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। देखो, जो डेयरी दूध क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, डेयरी है ना, और डेयरी चीजों को, डेयरी प्रोडक्ट्स को जब हम वाटर में डालते हैं ना, तो उसका ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी हाई होता है, इवन इट इज हाइयर देन डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है भैया? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन which is required by aerobic biological organisms to break down organic materials present in any given water sample at a certain temperature over a specific time period. मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक वाटर बॉडी है, या सिंपली आप अपने घर में एक वाटर बकेट लगा लो, उस वाटर बकेट में पानी है, आपने उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, सब्जी के छिलके डाल दिए, या आपने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया। अब ये सारी जो चीजें ना, ये सारी चीजें बायोलॉजिकली डिकम्पोज तो हो जाएंगी, पर डिकम्पोज करने के लिए चाहिए क्या होता है? ऑक्सीजन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है विच इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज दोट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। सो किसी भी वाटर बॉडी का अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वहां पे पॉल्यूटेंट्स काफी ज्यादा है ना, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे तभी तो उनको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। सो हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, indicates that water body is more polluted, and in case of dairy products the BOD is very much higher even as compared to domestic sewage। अब समझ में आ गया? क्योंकि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, इट मीन्स कि पॉल्यूटेंट वहां बढ़ रहा है, तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना, इन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन कम बचेगा, बेचारे इनकी डेथ होगी, पूरा वाटर बॉडी बर्बाद हो सकता है। दूसरा और क्या,
वाटर में मिल्क या बाकी फ्लावर्स या बाकी चीजें ऐड करने की वजह से ना एल्गल ब्लूम वाले सिचुएशंस भी हो सकते हैं। एल्गल ब्लूम क्या, कि जब आप वहां पर मिल्क डाल रहे हो, आप वहां पर फ्रूट्स डाल रहे हो, आप वहां पर फ्लावर्स डाल रहे हो, तो एक्चुअली में ना वाटर का न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है। और एल्गीज या बाकी कुछ इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं, प्लांट्स बेस्ड इन्वेसिव स्पीसीज या एल्गी हो गए, वो ना उस वाटर बॉडी में काफी तेजी से ग्रो करेंगे, और जब काफी तेजी से ग्रो करेंगे तो वाटर बॉडी को ऊपर से ढक देंगे, सनलाइट अच्छे से फिश तक नहीं पहुंच पाएगी। ये एक रीजन हो जाएगा फिश का या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स के पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का, राइट। दे वुड स्टार्ट टेकिंग द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर, जो कि बाकी एक्वेटिक प्लांट्स के लिए जरूरी है। ये एक दूसरा रीजन हो जाएगा, और धीरे धीरे फिश के नंबर खत्म हो जाएंगे। इसको बोलेंगे हम यूट्रोफिकेशन ऑफ दैट लेक, जहां पर न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हुए, एल्गल ब्लूम हुआ, और धीरे 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 एक्वेटिक एलिमेंट्स के नंबर कम होते चले गए। टॉक्सिक कॉन्टेमिनेंट्स भी हो सकता है। मिल्क ऑफर करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिल्क के साथ अगर मान लो वहां पर सपोज किसी गॉड एंड गॉडेस से रिलेटेड स्टैच्यू को या इमेज को भी इमर्स किया गया, उसे भी विसर्जित किया गया, इट कैन ऑल्सो लीड टू एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। अब इस चीज को बैलेंस कैसे किया जाए, उस चीज के लिए हमारे पास रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं। या स्क्रीन के बॉटम में देखो, राइट साइड में वी हैव सम इन्फोर्समेंट गैप्स। सीपीसीबी की हम बात कर ले, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना अपना एक गाइडलाइंस देता है कि भाई जो भी स्टैचूज हैं आप उनका इमर्शन कीजिए, लेकिन डायरेक्टली वाटर बॉडी में नहीं कर सकते हैं। वाटर बॉडी के पास, किसी नदी के पास एक आर्टिफिशियल टैंक होना चाहिए। लेकिन किसी नदी में जाकर मिल्क ऑफर करना या फ्लावर्स ऑफर करना, इसको लेकर ना एक्सप्लिसिटली कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है नेशनल लेवल पर। दूसरी तरफ पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी आती है। अब किसी रीजन में किसी भी टाइप का रिचुअल्स, वो हिंदुइज्म इस्लाम, अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको किसी भी रिलीजन से नहीं जोड़ना है, किसी भी टाइप का रिचुअल्स वो नदी के किनारे या किसी जंगल में किया जा रहा है, अगर उसको सीपीसीबी रोकने का काम करेगी या दूसरे बॉडी रोकने का काम करेगी, पॉलिटिशियंस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ग्रुप के रिलीजियस सेंटिमेंट से अटैच होता है, राइट। एज वेल एज स्केलिंग ऑफ ट्रेडिशंस, पुराने ट्रेडिशन चलते आते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई हम तो करेंगे, वो इंक्रीज भी होता जाता है, जो हमने अलग अलग टाइम पर देखा, कुंभ के टाइम पर या बाकी टाइम पर। तो ये सारे चैलेंजेस हो जाते हैं, जिसके वजह से ये चीजें ना कंट्रोल नहीं हो पाती। हालांकि यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिफरेंट बॉडीज की भी और लोगों की भी। जैसे हम एथिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है? टेंशन बिटवीन आर्टिकल 25 एंड 21 मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुल्ली। आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम है, आर्टिकल 21 राइट टू हेल्दी लाइफ है। इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन बैलेंस है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। गांधीयन ट्रस्टीशिप की हम बात कर सकते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि एक जैन प्रिंसिपल्स अपरिग्रह के सिद्धांत से रिलेटेड है। गांधी जी जैन प्रिंसिपल्स पे काफी बिलीव करते थे, उससे ही रिलेटेड है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, या अपरिग्रह का सिद्धांत क्या बोलता है, कि कोई भी रिवर बॉडी हो गई, कहीं नदी तालाब का पानी हो गया, कोई जंगल हो गया, वो ना आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आप उसको पोजेस करने पर ध्यान मत दो। जब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसको हार्म भी ना करो। वैसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नहीं हार्म करनी चाहिए, पर एटलीस्ट दूसरे की प्रॉपर्टी तो आप हार्म ना करें, राइट। डीप इकोलॉजी, rivers they possess intrinsic value, they should not be treated as they should be treated as living ecosystem। जब आप किसी ह्यूमन को डायरेक्टली जाकर हार्म नहीं कर सकते हो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के टाइम में, तो आप सेम वही चीज हमें अडॉप्ट करना चाहिए रिवर्स के लिए, फॉरेस्ट्स के लिए। कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसका एग्जांपल आप अपने मेंस के आंसर्स में दे सकते हो या इंटरव्यू में दे सकते हो। जैसे न्यूजीलैंड में वांगहुनी नाम की एक रिवर थी, इसको लीगल स्टेटस दिया गया एक लिविंग एंटिटी का, है ना। न्यूजीलैंड में वांगोनी नाम की रिवर थी, यहाँ पे इस रिवर को ना लिविंग एंटिटी दे दिया गया। तो जब ये लिविंग एंटिटी हो गई लीगल स्टेटस के साथ, तो फिर अब यहाँ पर किसी भी टाइप का पॉल्यूटेंट्स अगर आप डिस्पर्स करोगे, तो भाई आपके ऊपर तो लीगल एक्शन होगा। ईस्ट एशिया में जो टेम्पल्स हैं, दे हैव शिफ्टेड डिजिटल ऑफरिंग फॉर इको फ्रेंडली, दे हैव शिफ्टेड टू डिजिटल ऑफरिंग्स फॉर प्रोमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, है ना। ईस्ट एशिया में जो टेम्पल्स हैं, वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिजिटल ऑफरिंग स्टार्ट कर दी कि फ्लावर चढ़ाना है तो वो फ्लावर मार्केट से तोड़कर मार्केट से लाना नहीं है, आप डिजिटली फ्लावर चढ़ा दीजिए। हाँ, ये सारी चीजें पॉपुलर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस किया तो जा सकता है। एक इंडियन स्टार्टअप की हम बात कर सकते हैं, ये एक अच्छा एग्जांपल है, राइट। फूल डॉट कंपनी या फूल डॉट को नाम का, जो फ्लोरल वेस्ट को, टेम्पल से फ्लोरल वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको अगरबत्ती में या बाकी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ पॉसिबल वे फॉरवर्ड हो सकते हैं एथिकल पर्सपेक्टिव को लेकर, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव को लेकर, ओके, राइट। साइट स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड भी हो सकता है। रिचुअल रिवर हार्मनी फ्रेमवर्क, रिचुअल रिवर हार्मनी क्या, कि एनकरेजिंग सिंबल ऑफरिंग्स एज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंस्टेड ऑफ लेटर। अब यहाँ पर नर्मदा रिवर में क्या किया गया, 11,000 लीटर्स ऑफ मिल्क ऑफर किया गया। लोगों को ये समझाया जाए कि देखिए इन नदी को सुरक्षित रखना जरूरी है, तो 11,000 लीटर ऑफ मिल्क ऑफर करने की जगह अगर हम थोड़ा ही कुछ बूंद ही दूध का ऑफर करें श्रद्धा के साथ, तो भगवान को वही पसंद होता है, वही प्यारा होता है। ये सारे वे फॉरवर्ड प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट किया जा सकता है।
ओके, यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड एक मैंने तुम्हें मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन आ रहे हैं पर मेंस का भी प्रैक्टिस बंद नहीं करना है। सो ये रहा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बिल्कुल है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मैंने तुम्हें समझाया है, आपको ये आंसर करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन, ये जो उत्तराखंड बैन, हाई कोर्ट्स बैन ऑन ओक ट्री कटिंग। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसने खुद मसूरी रीजन में जो सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर ओक ट्रीज को कट किया जा रहा था उसके ऊपर बैन लगा दिया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे ना एक्चुअली में 0.36 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर लॉस हो रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर का। दिस इज रियली कंसर्निंग। आप इसको दूसरे मेंस के आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हो वैल्यू एडिशन में कि किस तरह से हिमालयन रीजन में फॉरेस्ट कवर इस परसेंटेज में धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले आ रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा बट आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। चलिए अब हम जरा ओक ट्री की बात कर लें जिसको कट किया जा रहा है। तो ओक ट्री जो है ना, इट बिलोंग्स टू दिस फैमिली, क्वेरकस फैगेसियस फैमिली से बिलोंग करता है। एंड डोमिनेंटली इट इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन, इंडियन हिमालयन रीजन में ये आपको मेनली मिलेंगे। राइट, इंडियन हिमालय रीजन के अलावा बाकी कुछ और रीजन में भी मिल सकते हैं जहां पर एक्चुअली इनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो अवेलेबल। ज्योग्राफिक रेंजेस की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशियन पार्ट्स में भी इन फेवरेबल ज्योग्राफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस में मिलते हैं। इनको चाहिए क्या होता है, टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ग्रो कर सकते हैं। 800 से लेकर 3000 मीटर्स अबव सी लेवल तक, मतलब अच्छे आपको माउंटेनियस पीक पर भी ओक ट्री मिलेंगी। कोल्ड विंटर सर्वाइव करेंगे, वार्म समर इनको चाहिए होता है। ऑब्वियसली जब 800 से 3000 मीटर अबव सी लेवल की हम बात कर रहे हैं तो वार्म समर ही होगी, वहां पे बहुत ज्यादा समर तो होगा नहीं, और कोल्ड विंटर भी सर्वाइव कर लेंगे। राइट, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल में दे आर हाईली अडेप्टेबल टू वेरियस सॉइल टेक्सचर्स इंक्लूडिंग सैंडी, लोमी एंड क्लेई सॉइल। सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल अगर मिल जाए तो फिर इनका ग्रोथ काफी बढ़िया होता है। अब यहाँ पर ये सारा पॉइंट्स तो बहुत सारा मैंने लिख दिया। मेन तुमको प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है कि भाई ओक ट्री क्या है। तो ओक ट्री उसका ना थोड़ा ये जीनस भी याद रखिएगा, आजकल प्रीलिम्स में क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ऐसा दे देते हैं कि ओक ट्री बिलोंग्स टू दिस जीनियस क्वेरकस फ्रैगेसिस फैमिली। दिस इज डोमिनेंट इन द हिमालयन रीजन, बट अगर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिले तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में भी ये पाए जा सकते हैं। कहाँ मिलते हैं, दूसरा चीज याद रखेंगे, 800 से 3000 मीटर सी लेवल में। और वहाँ पे ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, सैंडी लोमी सॉइल होना चाहिए, क्लेई सॉइल, वहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। इकोनॉमिक यूज इनका क्या है, फ्यूल वुड के लिए यूज किया जाता है, फॉर्डर के लिए यूज किया जाता है, माइनर टिम्बर के लिए। लेकिन ये फ्यूल वुड के लिए यूज करना और फॉर्डर के लिए यूज करना ये एक थ्रेट भी बन जाता है। चलो, इसके हम सर्विस की बात करें कि एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल है, तो ओक ट्री ने एक की स्टोन स्पीसीज के रूप में यूज होता है गाइस। की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज समझ लो, ऐसे समझ लो की स्टोन स्पीसीज कि की स्टोन ना वो स्टोन हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी इमारत के, किसी भी बिल्डिंग के सर्वाइवल के लिए। ये घर का वो मेंबर है जिसके प्रेजेंस से पूरी घर टिकी रह सकती है, उसी को की स्टोन बोलते हैं। सो ओक ट्री अगर किसी रीजन में आपको मिल रहा है, देन ये ओक ट्री खुद अकेला नहीं खड़ा रहेगा। इस ओक ट्री के प्रेजेंस की वजह से बाकी भी जो वहां पर उस सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में बाकी जो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, बाकी जो एनिमल्स वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, उनका भी प्रेजेंस ही इंश्योर करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज की स्टोन स्पीसीज। सो इट्स प्रेजेंस इज वेरी मच क्रूसियल, इसका प्रेजेंस काफी क्रूसियल है फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। राइट, इसके अलावा ये और भी कई रोल परफॉर्म करता है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी मेंटेन करता है। इट प्रमोट्स द रिचार्ज ऑफ माउंटेन स्प्रिंग्स। क्यों? क्योंकि रूट्स काफी डीप होते हैं तो वाटर को होल्ड करने का काम करेगा। राइट, सॉइल को भी होल्ड करने का काम करेगा। बायोडाइवर्सिटी हब के रूप में डेवलप होता है। जब बड़ी बड़ी ऐसे ओक ट्रीज कहीं पर सर्वाइव करेंगी तो उसके आसपास ऑर्चिड्स, मॉसेस वो भी ग्रो करेंगे। फॉनल सपोर्ट, जैसे मैंने बोला कि कई एनिमल्स मिलेंगे जिनमें हिमालयन लंगूर, रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल, एशियाटिक ब्लैक बियर्स, ये सारे एनिमल्स हैं। सॉइल कंजर्वेशन, ये भी मैंने समझाया ही, इनके रूट से आप देख सकते हो सॉइल कंजर्वेशन कैसे होगा। हालांकि अब इनको थ्रेट किस वजह से हो रहा है, तो ओक ट्री को थ्रेट मिलता है चीर पाइन से। ये चीर पाइन क्यों? एक्चुअली क्या किया जाता है ना, यहाँ पर जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट एक्शन ले रहा है। अब मान लो कल को क्या होगा कि ओक ट्री को कट करके, है ना, ओक ट्री को कट करके यहाँ पर सिविलियन प्रोजेक्ट्स के लिए ओक ट्री को कट किया जा रहा था, तो कोई बड़ा होटल बनना है, वहां पे ओक ट्री को कट किया जाएगा और फिर बोला जाएगा करे हमने साहब रिटर्न में ट्री तो लगा दिया। कौन सा ट्री लगा दिया आपने? चीर पाइन ट्री लगा दिया। अब ये चीर पाइन ट्री है ना, ओक ट्री के कंपेरिजन में वो की स्टोन स्पीसीज में नहीं आता है। ठीक है, चीर पाइन ट्री भी जो है उसके भी रूट्स थोड़े डीप होंगे, वो भी वाटर को होल्ड करके रख सकेगा। पर चीर पाइन ट्री का एक मेन डिसएडवांटेज क्या होता है ना, इसमें बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। आग पकड़ लेने की वजह से ये खुद भी नष्ट होगा ही, आसपास के पूरे जंगल को, पूरे जानवरों को लेकर डूब जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीर पाइन ट्री में ना रेजिन कंटेंट, रेजिन वो नहीं, पेड़ के ऊपर टच करोगे उसके ट्रंक को तो वो चिपचिपा सा गम जैसा मटेरियल निकलता है, जिससे गोंद के लड्डू भी बनते हैं। सारे गम से नहीं बना लेते हैं, जो गोंद वाले पेड़ होते हैं उनसे बनाते हैं। तो इन सब की वजह से चीर पाइन ट्री ससेप्टेबल टू फायर। रेजिन सूख जाता है, बहुत जल्दी आग लगती है। पत्ते सूख जाते हैं, बहुत जल्दी आग लगती है।
रिजल्ट क्या होता है? पूरा का पूरा जंगल स्वाहा, राइट? फ्यूल वुड के लिए, फॉडर के लिए भी ओक ट्री को कट किया जा रहा है। इन सब रीजन्स की वजह से ओक ट्री का नंबर जो है, प्रोपोर्शन है, वो काफ़ी कम होता चला गया। यही आपको ओक ट्री से रिलेटेड याद रखना है। कीस्टोन स्पीसीज़ किसको कहते हैं, वो याद रखना है। ओक को चीर पाइन से रिप्लेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेज़ आते हैं, वो समझ में रखना है, याद रखना है वो, ठीक है? और ये रहा इस पर बेस्ट प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पर मेंस क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। तो ये आपके आज के सेशन से डीसी लाइव एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का जो सेशन था, ये आज का सेशन रहा। अभी इसे मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको आराम से प्ले करके, पीडीएफ इसका कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा, ओपन करके पीडीएफ ओपन करके आराम से इस सेशन को फॉलो कर लो, ठीक है? एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की जहाँ तक बात करें तो ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अप्रैल 24 से स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में स्टार्ट हो रहा है। इससे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, आप उस फॉर्म पे फिल कर सकते हैं, या इन इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके अपनी सारी इंक्वायरीज फुलफिल कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग डीसीए एनवायरनमेंट या डीसीए लाइव के जो सेशन है उसके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।